ऑनलाइन हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम कक्षा 8th में विषय हिंदी पाठ 1 कवि निराला के द्वारा रचित कविता पढ़ने जा रहे हैं। बच्चों, ये देखिए आपके पास भी वसंत ये किताब है। आप इस पाठ्य पुस्तक को खोलेंगे, साथ में इस कविता को पढ़ेंगे, हर बात पर ध्यान देंगे और आज हम एक नई कविता पढ़ने जा रहे हैं। लीजिए, आपको जो ये बच्चों चित्र दिखाई दे रहा है, ये है कवि निराला। जिनका पूरा नाम बच्चों क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये छायावाद के प्रमुख कवि हैं और सबसे बड़ी बात बच्चों, इनका जो जन्म है वो वसंत पंचमी के दिन हुआ है। देखिए बच्चों, आपकी पुस्तक का नाम भी क्या है? वसंत। और कवि निराला का जन्म भी कब हुआ है? वसंत पंचमी को। छायावाद के कवि निराला को प्रकृति बहुत ही अच्छी लगती है, आकर्षित करती है और वो प्रकृति के माध्यम से अपने जीवन में नए नए अनुभव महसूस करते हैं। इन्होंने अपनी इस कविता में प्रकृति के माध्यम से कोई एक नया संदेश हम बच्चों तक, नव युवकों तक पहुंचाने की कोशिश की है। देखिए बच्चों, ध्यान देंगे आप इस कविता के नाम पर। इस कविता का नाम क्या है? ध्वनि। ध्वनि का अर्थ क्या होता है? ध्वनि का अर्थ होता है आवाज, कोई गूंज। ये गूंज कहाँ की है? ये गूंज कवि के मन की है। बच्चों, कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को अपने जीवन में बहुत दुख देखने पड़े थे और इन्होंने स्वाध्याय से यानी स्वयं अध्ययन करके बहुत कुछ सीखा। ऐसा कहा जाता है कि इनके अपने जीवन में इनके देखते देखते कम से कम 5, 7 या 11 पारिवारिक सदस्यों की मृत्यु को इन्होंने अपनी आंखों से देखा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये अंदर से कभी टूटे नहीं और आगे बढ़ते रहे। और यही साहस इन्होंने अपनी कविता के माध्यम से आने वाली पीढ़ियों के लिए भी किया है। तो इस कविता में, ध्वनि कविता में, कवि के मन की आवाज क्या कहती है और वह क्या संदेश देना चाहते हैं, हम उसी का अध्ययन करने जा रहे हैं। आप आगे देखेंगे। आप देखते हैं इस चित्र में कि यहाँ आपको सुंदर प्रकृति का दृश्य दिखाई दे रहा है और इस प्रकृति से अभिभूत होकर, वसंत की ऋतु से अभिभूत होकर, अभिभूत का अर्थ होता है प्रेरित होकर, कुछ नए दृश्यों से कुछ नया सीखकर कवि के मन में जो पंक्तियां उभरी है वो क्या है? पंक्तियां, अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्यूष मनोहर। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बच्चों, कवि ने जब अपने जीवन में बहुत सारी पीड़ा को झेला, वेदना को झेला, कष्टों को झेला, तब उन्होंने हार नहीं मानी
उल्टा वे दुगना साहस के साथ आगे बढ़े और आगे बढ़ते हुए उन्होंने आने वाली पीढ़ी को, नव युवकों को अपनी इस कविता ध्वनि के माध्यम से क्या संदेश दिया है कि देखिए क्या कहते हैं कवि, अभी न होगा मेरा अंत अभी नहीं हो सकता, अर्थात मेरा जीवन तो अब प्रारंभ हुआ है, यह अभी अंत यानी वह हताश नहीं है, निराश नहीं है। अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत। क्या कहते हैं कवि कि मेरे तो जीवन रूपी वन में मृदुल यानी बहुत ही कोमल वसंत तो अब आया है, अर्थात ये जो प्रकृति है, आपने बच्चों वसंत ऋतु के विषय में सुना होगा कि हमारी जो 6 ऋतुएं हैं उन ऋतुओं में जो वसंत ऋतु होती है वह बड़ी ही मनमोहक होती है। मनमोहक कैसे होती है बच्चों कि सारी प्रकृति इतनी सुंदर लगती है, पूरी धरती हरी भरी हो जाती है, जो पौधे हैं उन पौधों पर नए नए पत्ते फूल दिखाई देते हैं और उस पर पक्षी कलरव करते हैं। तो निश्चित रूप से जब प्रकृति इतने सौंदर्यमय रूप में होती है, वहां पर पक्षी जब कलरव करते हैं तो वह चित्र क्या करता है, मन को जब मोह लेने वाला होता है। तो जिस प्रकार सभी ऋतुओं में वसंत ऋतु मनमोहक होती है, तो एक व्यक्ति की आयु में भी, उम्र में भी उसकी जो जवानी होती है, उसकी जो युवा अवस्था होती है, वो अपने आप में मनमोहक होती है। तो कवि यहाँ युवाओं को संदेश दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं कि मेरे वन में अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, कि अभी ही तो ये युवा अवस्था आई है, ये जवानी आई है और मेरे जीवन का प्रारंभ तो अब ही हुआ है और मेरा अंत अभी नहीं हो सकता। हरे हरे ये पात, देखो यहाँ पर हम एक अर्थ लेंगे प्रकृति से, जिसमें किसका वर्णन किया गया है, ऋतु वसंत का, और दूसरा हम जो छिपा हुआ अर्थ है, प्रतीकात्मक जो अर्थ है, वो किससे लेंगे बच्चों, युवा पीढ़ी से। यहाँ हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल गात, कि एक दृश्य तो आपको प्रकृति में दिखाई दे रहा है कि पेड़ों ने क्या किया है, हरे हरे पत्ते धारण कर लिए, डालियां पत्तों से लद चुकी है, सुंदर कलियां खिली हुई है, कलियों का गात गात यानी शरीर कैसा है, बड़ा ही कोमल है, आकर्षक करने वाला है। और दूसरी तरफ देखें तो ये नई युवा पीढ़ी अब क्या है, जोश से भरी हुई है और वो कहना चाहते हैं दिखने में भी सुंदर है और उनके मन में अपने लक्ष्य को पाने के लिए बहुत कुछ उत्साह और जोश भरा हुआ है। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्यूष मनोहर। अगर हम प्रकृति से इसका अर्थ लें तो क्या होगा, कवि क्या कहना चाहते हैं कि मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, मैं ही अपने मीठे सपने से, यानी जो भविष्य का मैंने स्वप्न देखा है, फेरूंगा निद्रित कलियों पर। ये जो युवा पीढ़ी है जो अलसाई हुई सोई हुई है, ये निद्रित कलियों का अर्थ है वह युवा जो अभी जगा हुआ नहीं है, जगा एक प्रत्यूष मनोहर, मैं उसे क्या करूंगा, लक्ष्य के प्रति सचेत करूंगा। एक प्रत्यूष, प्रत्यूष का अर्थ होता है बच्चों प्रातः काल। आपने देखा होगा कि प्रकृति का जो सौंदर्य है, जो सुंदरता है, वो प्रातः काल में बड़ी ही मनोरम हो जाती है। तो कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि मैं अपने सपने के माध्यम से क्या करूंगा, प्रकृति को देखते हुए, जिस प्रकार प्रकृति प्रातः काल में क्या करती है, मनमोहक रूप धारण कर लेती है और उस समय निद्रित अलसाही हुई कलियां जाग करके कुछ नया संदेश देती है, ठीक उसी प्रकार कवि भी अपने इस कविता के माध्यम से अपनी मन की बात युवा पीढ़ी को कह रहे हैं, आगे बढ़ने की शिक्षा दे रहे हैं।
पुष्प पुष्प तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। प्रकृति के माध्यम से हम देखें तो आप देख रहे हैं कितना सुंदर चित्र है। ये तितली इन फूलों, सुंदर फूलों पर क्या कर रही है, मंडरा रही है। यहाँ आप देख रहे होंगे पुष्प हैं। यहाँ क्या कहा है कवि ने कि पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं। तंद्रालस का अर्थ होता है बच्चों नींद में, अलसाया हुआ, जो अभी पूरी तरह से जागा नहीं है। तो ऐसे पुष्प जो अभी भी अलसाए हुए हैं, उनके लिए कवि क्या कहना चाहते हैं, उन लालसा खींच लूंगा मैं, यानी उनका आलस्य भगा दूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष यानी प्रसन्नता के साथ नए जीवन का संदेश देकर, नए प्रभात में नए जीवन का संदेश देकर मैं उनको क्या करूंगा, उन पुष्पों को सींचूंगा, उनको जागृत करूंगा। तो प्रकृति के माध्यम से तो हम ये देख रहे हैं कि वो सोए हुए अलसाए हुए पुष्पों को जगाकर एक नव जीवन का संदेश देना चाहते हैं। और वापस यदि हम बात करें तो वो युवा पीढ़ी को ये कहना चाहते हैं कि आप अपना आलस्य छोड़िए, प्रमाद छोड़िए, उठिए, जागिए, नए दिन में नए लक्ष्य की ओर आपको बढ़ना है। आपको आशा के साथ, उत्साह के साथ आगे की ओर बढ़ते ही चले जाना है। बच्चों, यहाँ हम ये देखेंगे कि कवि के स्वयं के जीवन में इतने दुख होते हुए भी, इतने संघर्ष होते हुए भी वे हार नहीं मानते हैं और प्रकृति से स्वयं प्रेरणा लेते हैं। वही प्रेरणा वे ध्वनि कविता के माध्यम से युवा पीढ़ी को देना चाहते हैं। आगे देखिए, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। मैं इस युवा पीढ़ी को उनके लक्ष्य पर पहुंचा कर ही रहूंगा, इनको जगा कर ही रहूंगा। और अभी अभी तो मेरे इस जीवन में वसंत आया है, यह युवा अवस्था आई है, मेरा अंत अभी नहीं हो सकता, अर्थात मैं रुकने वाला नहीं हूँ। मैं मेरे साथ इस प्राकृतिक सौंदर्य से कुछ न कुछ सीख लेते हुए, इन कलियों से, इन पुष्पों से, इन नए नए पत्तों से कुछ सीख करके अपने साथ इस युवा पीढ़ी को भी उत्साह के साथ आगे बढ़ाने का पूरा कार्य करूंगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों, आपने देखा ये कविता मैंने आपको चित्र पहले भी बताया है, किसके द्वारा लिखी गई है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब हम क्या करते हैं, किसी भी कविता को समझने के लिए, भावार्थ को जानने के लिए उसके शब्दार्थ को समझना बहुत जरूरी होता है। मृदुल का अर्थ होता है बच्चों कोमल, पात पत्ता, गात शरीर, निद्रित सोया हुआ। प्रत्यूष का अर्थ होता है प्रातः काल। तंद्रालस नींद से अलसाया हुआ, जो अभी जागा नहीं है। लालसा का अर्थ होता है बच्चों कुछ पाने की चाह, अभिलाषा या इच्छा। आप इन शब्दार्थों को अपनी कॉपी में अवश्य करें, जिससे कि आपको प्रश्नोत्तर करने में और कविता के भावार्थ को समझने में आसानी रहेगी। नेक्स्ट देखेंगे, आते हैं हम अभ्यास प्रश्नों पर। मुझे लगता है कि इस कविता को पढ़ करके आपको भी इसका अर्थ समझ में आया होगा। हम प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? पहले प्रश्न में हम करेंगे उत्तर कि कवि स्वयं आशा और उत्साह से भरे हुए हैं, इसलिए कवि को ऐसा विश्वास है, वह आत्मविश्वास से लबरेज हैं, भरे हुए हैं, इसलिए उन्होंने कहा कि मेरा अंत अभी नहीं होगा। प्रश्न दूसरा देखिए, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन सा प्रयास करता है?
फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि स्वयं उस पर हाथ फेरकर जगाने का प्रयास करता है। प्रश्न देखिए, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य को दूर हटाने के लिए उन्हें क्या करना चाहता है? जगाना चाहता है। और एक प्रत्यूष यानी प्रातः काल का सौंदर्य भी उनको दिखाना चाहता है। यानी यहां हम देखेंगे कि कवि ने पुष्पों की तंद्रा का आप समझते हैं अलसाए हुए सोना, और आलस्य को दूर करने के लिए उनको जगाने का पूरा प्रयास किया है। नेक्स्ट देखेंगे, वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? आपस में चर्चा कीजिए। बच्चों, चर्चा का अर्थ होता है सिर्फ आपको बातचीत करनी है। मैंने आपको कविता को पढ़ाते हुए बताया है कि हमारी जो 6 ऋतुएं होती है, उस ऋतुओं में आप देखेंगे कि जो वसंत ऋतु है ये हमारी फरवरी के महीने में आती है और मार्च अप्रैल तक चलती है। और आपने देखा होगा इस वसंत ऋतु में प्रकृति बहुत ही सुंदर हो जाती है। नए नए फूल, सुंदर सुंदर पत्तियां और चारों ही तरफ सुंदर वातावरण होता है। पूरी ही धरा हरी भरी हो जाती है और ये वसंत ऋतु बड़ी ही मनमोहक होती है। इसलिए इस वसंत ऋतु को क्या कहा गया है? ऋतुओं का राजा कहा गया है। नेक्स्ट देखेंगे, वसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्र करें। एकत्र का अर्थ होता है बच्चों इकट्ठी करना, और किसी एक त्योहार पर निबंध लिखिए। तो आपने देखा होगा कि वसंत ऋतु जो है, वसंत ऋतु जो हमारी फरवरी से लेकर मार्च अप्रैल तक चलती है, तो इस दरमियान हमारे बहुत से त्योहार आते हैं। जैसे हम बात करेंगे, त्योहार आता है वसंत पंचमी, उसके बाद अपन बात करेंगे त्योहार आता है होली। होली के साथ साथ आपने देखा होगा नवरात्र की स्थापना भी हो जाती है और आती है राम नवमी। तो ये बहुत सारे त्योहार है जो हमें हम कह सकते हैं कि वसंत ऋतु की समय आने वाले त्योहार हैं। और यहाँ पे एक प्रश्न आपको ये गृह कार्य में करना है कि आपने देखा कि होली का त्योहार आ रहा है, तो हम होली के त्योहार पर निबंध लिखेंगे। यह कार्य आपको गृह कार्य में करना है। नेक्स्ट देखिए, ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस कथन की पुष्टि आप किन किन बातों से कर सकते हैं? लिखिए। पुष्टि करने का मतलब है आपको आपको इस तरह के उदाहरण देने हैं जिससे कि ये बात स्पष्ट हो जाए। क्या कहा गया है कि ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। क्या बच्चों, जब ऋतु बदलती है तो आपका खान पान, आपका रहन सहन, आपके तौर तरीके, आपकी जीवन शैली पर इसका कोई ना कोई प्रभाव पड़ता है? निश्चित रूप से पड़ता है। आपने देखा होगा कि जब सर्दी की ऋतु आती है तो हम गर्म कपड़े पहनते हैं, लेकिन जब गर्मी की ऋतु आती है तो हम कपड़े थोड़े हल्के पहनने लगते हैं। उसके साथ साथ हम सर्दी के दिनों में जो भोजन है वो ज्यादा खाते हैं और गरिष्ठ भी खा सकते हैं जो आराम से पच सकता है, लेकिन गर्मी के समय में हम भोजन थोड़ा हल्का फुल्का लेते हैं। तो निश्चित रूप से ऋतु परिवर्तन का हमारे दैनिक जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। उससे हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, हमारे तीज त्योहार और हमारी दैनिक दिनचर्या बदल जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, अनुमान और कल्पना। बच्चों, अनुमान का अर्थ होता है कि आपको स्वयं कोई ना कोई अनुमान लगाना है। ठीक है, क्या हो सकता है और इससे अलग भी कुछ हो सकता है क्या? तो ये कल्पना और अनुमान के प्रश्न आपके लिए हैं। हम इस प्रश्न को समझते हैं कि कविता की निम्नलिखित पंक्तियां पढ़कर बताइए कि इसमें किस ऋतु का वर्णन है। हम इस पंक्तियों को पढ़ते हैं। फूटे हैं आमों में बौर,
भौर वन वन टूटे हैं, होली मची ही ठौर ठौर, सभी बंधन छूटे हैं। तो हमें यहाँ पर ऋतु का पता करना है। आमों में बौर का फूटना, अर्थात आम का जो पेड़ है उसमें जो फल के लिए छोटी छोटी गुठलियां अब आने लगी है। भौर वन वन टूटे हैं, और जो भौर कहते हैं बच्चों भ्रमर को, ये जो भ्रमर है अब वन वन डोलने लगे हैं, अर्थात प्रकृति का सौंदर्य बढ़ गया है। होली मची है ठौर ठौर, होली आने वाली है और ठौर ठौर पर होली के गीत गाए जा रहे हैं। सभी बंधन छूटे हैं और कोई भी अब बंधन में नहीं रहना चाहता। तो हम बच्चों ये देख रहे हैं कि यहाँ पर जो वर्णन है वो हमें ये बता रहा है कि कौन सी ऋतु आ गई है, वसंत ऋतु आ गई है। तो इसका उत्तर होगा वसंत ऋतु। स्वप्न भरे कोमल कोमल हाथों को अलसाई कलियों पर फेरते हुए कवि कलियों को प्रभात के आने का संदेश देता है, उन्हें जगाना चाहता है और खुशी खुशी अपने जीवन के अमृत से उन्हें सींचकर हरा भरा करना चाहता है। फूलों पौधों के लिए आप क्या करना चाहेंगे? बच्चों निश्चित रूप से आपको भी फूलों और पौधों से प्रेम होगा, तो आप क्या करना चाहेंगे? आप उनकी सुरक्षा के लिए उन्हें नियमित रूप से पानी देंगे, उनकी सफाई का ध्यान रखेंगे। उसके साथ क्योंकि आप पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं और पर्यावरण से पूरी तरह परिचित हैं, तो आप उनका कोई सुंदर चित्र बना सकते हैं, उससे संबंधित कोई नारा लिख सकते हैं, उससे संबंधित कोई कविता भी आप लिख सकते हैं। और आपके अनुमान और कल्पना में इससे बढ़कर भी कोई बात है तो आप वह उत्तर भी अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। हाँ, तो बच्चों इसके आगे का पार्ट हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।